नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से, जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के दौरान, यानी कि इस अवधि में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है ये कितनी प्रतिशत बढ़ी है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, हालांकि हमने आपको इसके बारे में बतलाया भी था। इसका राइट जो आंसर है यह है 25% की इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी आप विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 25 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला, जिसे सोनपुर मेला के भी नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है। ये है प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर है अभी हाल ही में इसका उद्घाटन बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इस वर्ष 25 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 के मध्य एक माह तक संचालित होगा। ये ध्यान रखेंगे, इसकी ये अवधि है। और 25 नवंबर 2023 को उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका शुभारंभ किया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं कि जो हमने उप मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को रिलेट करते हुए ये ध्यान रखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, जो कि मौजूदा समय में पर्यटन मंत्री भी है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है, हमने कई बार आपको बतलाया है कि जो 22वें मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ वो 8 बार लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे हरिहर क्षेत्र मेला या फिर सोनपुर मेला की। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि सोनपुर मेले को ही हरिहर क्षेत्र मेला पहले कहा जाता था, यानी कि यही मतलब दोनों जो नाम है वो एक ही है। हालांकि स्थानीय लोग जो है यहाँ के, वो इस मेले को छत्तर मेला कहकर बुलाते हैं या फिर पुकारते हैं या फिर संबोधित करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया कि बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक नदी के तट पर लगने वाला यह मेला दुनिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक से, सोनपुर मेले से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। वो सभी चीजें यहाँ पर इसमें दर्शाई गई है। चलिए मैं आपको एक एक करके बता दूं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस मेला का जो नाम, जो सोनपुर मेला या फिर हरिहर क्षेत्र मेला है, आपको ध्यान रखना ये मूल रूप से वैशाली जिले में लगता है, न कि हाजीपुर जिले में। वास्तविकता तो ये है कि बिहार में हाजीपुर कोई जिला ही नहीं है। वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है हाजीपुर में। तो हाजीपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक नदी के तट पर यह मेला लगता है, जो कि दुनिया में जो सबसे बड़े पशु मेले लगते हैं उनमें से ये एक है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि इस वर्ष पटना पुस्तक के मेला 1 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जाएगा। बताएं कि इस वर्ष इसकी थीम या फिर विषय क्या निर्धारित की गई है। देखिए, पटना पुस्तक मेला जो अभी हाल ही में लगना है गांधी मैदान में, तो इसको लेकर जो निर्धारित थीम है वो है स्त्री नेतृत्व, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि 37वां CRD पुस्तक मेला, ये पटना पुस्तक मेला का 37वां लेवल के 27वां संस्करण है, जो कि 1 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में आयोजित किए जाएंगे। और इसको लेकर आपको ध्यान रखना है 2023 के लिए पटना पुस्तक मेले की थीम निर्धारित की गई है स्त्री नेतृत्व। हालांकि यहाँ से कुछ चीजें और भी अगर निकल कर सामने आती है तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल के लिए इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें। अच्छा, जितने भी छात्र बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल के लिए यहाँ पर अगर आप बीपीएससी मेकर ऐप पर इस कोर्स को परचेज करेंगे तो करंट अफेयर्स का हमारा तमाम मटेरियल डेली बेसिस पर जो आप वीडियो देखते हैं, मंथली जो हमारा ई बुक आता है वो आपको मिलेगा, ईयरली जो संग्रह होता है करंट अफेयर्स का वो मिलेगा, करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड प्रश्नों का सीरीज जो चलता है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, कुछ और भी चीजें होती है जो कि आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिल जाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। तो एप्लीकेशन पर यही वो कोर्स है जिसको आपको परचेज करना है
और जिसके बाद यहाँ से आप तमाम मटेरियल का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त जो भी कोर्स संचालित है उसमें भी करंट अफेयर्स के मटेरियल हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो यही वाले कोर्स को आप परचेज करेंगे। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर सैयदना मुफद्दल शैफुद्दीन पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किए जाएंगे। ये घोषणा हुई है और पूछा गया कि बताएं कि वे किस देश के निवासी हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा अपना भारत, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के संस्थापक या फिर इसके प्रमुख, संस्थापक नहीं बल्कि इसके प्रमुख जो है वर्तमान में डॉक्टर सैयदना मुफद्दल शैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये है भारत रत्न। उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान, जिससे अभी जो घोषणा हुई है हाल ही में डॉक्टर सैयदना मुफद्दल शैफुद्दीन को ये सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, वह पाकिस्तान का कोई भी सर्वोच्च सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय होंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं, हालांकि यहाँ पर ये नागरिक पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे सम्मान हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान का कोई भी सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वे चौथे भारतीय हैं जिनका नाम होगा या फिर है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल शैफुद्दीन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं। निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय की अगर हम बात करें, ये खबरों में है तो यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। इसी को यहाँ पर हमने लिखा कि निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। उन्हें 1990 में यह सम्मान दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 1998 में अभिनेता दिलीप कुमार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज प्रदान किया गया था। और 2020 में कश्मीरी अलगाववादी नेता अल गिलानी को निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ निशान-ए-पाकिस्तान की तो 3 भारतीय को, जबकि निशान-ए-इम्तियाज की तो 1 भारतीय दिलीप कुमार को, जो अभिनेता बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को 1998 में सम्मानित किया गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान की तो 4 लोगों को ये दिया जा चुका है, या फिर चौथे को दिया जाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है, 3 को दिया जा चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है। ये घोषणा अभी हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दरअसल 2 महीने से बंद हाल ही में अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। साथ ही भारत से, यानी भारत सरकार से दूतावास भवन पर अफगान गणराज्य का ध्वज फहराने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया। तो ये दोनों संबंधित है। आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में ऐसी घोषणा अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है, जो नई दिल्ली में दूतावास कार्यरत था, हालांकि पिछले 2 महीने से बंद था, जो कि अब इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना, दरअसल इससे पहले दूतावास ने 30 सितंबर 2023 को संचालन बंद करने का फैसला किया था। इसके बाद यहाँ से कोई कामकाज नहीं हो रहा था। फाइनली अब ये डिसीजन आया, अब ये निर्णय लिया गया कि जो दिल्ली में दूतावास कार्यरत है उसे बंद किया गया है। अच्छा, इसकी घोषणा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं फरीद मामुंडजे, इन्होंने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे कि अब एक्स नाम से जाना जाता है, इस पर 2 पृष्ठों का बयान जारी किया था और राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की यहाँ पर इन्होंने घोषणा की। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि किसी देश के लिए राजदूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी के लिए किया जाता है उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग। हालांकि दोनों एक ही हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर कोई देश अगर राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी में है, उसके लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है और बाकी के लिए राजदूत। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें, वो देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, ब्रिटेन का गुलाम था, किसी संधि के फलस्वरूप उन्हें आजादी मिली हो, तो वैसे देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। अतः भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है, ये भी आपको समझना है। चलिए चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जो भी द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में सूर्य किरण के 17वें संस्करण की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है।
तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, उत्तराखंड में एक स्थान है पिथौरागढ़, यहीं पर अभी इसका 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके आयोजन की तो 24 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 7 दिसंबर 2023 तक ये आयोजित हो रहा है। ये इसका 17वां संस्करण है और इसमें शामिल होने के लिए 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की एक टुकड़ी भारत आई है, जो कि यहाँ पर इस अभ्यास में भाग ली है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इसके पिछले 2 संस्करण की बात करें तो इसका जो 16वां संस्करण था ये दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया गया था, जबकि इसका जो पिछला संस्करण था 15वां संस्करण, वो 15वां संस्करण 2021 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ही आयोजित हुआ था। तो ये द्विपक्षीय अभ्यास जो है ये एक बार भारत में और एक बार नेपाल में आयोजित होता है। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, कल वाले वीडियो में इसकी यानी कि जो पिछला वीडियो था वहां पर हमने इसके बारे में जो भारत और अन्य देश के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं उसके बारे में एक जानकारी दिया था विस्तार पूर्वक, जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो विस्तृत चार्ट हमने आपको दिखाया था। चलिए अगले छठे प्रश्न पर चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 25 नवंबर 2023 को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। तो ये घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नो नॉनवेज डे घोषित किया गया कब? तो 25 नवंबर 2023 को। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है 25 नवंबर 2023 को इन्होंने ही मतलब योगी आदित्यनाथ ने ही नो नॉनवेज डे घोषित किया है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन को क्यों घोषित किया गया है, माने कि 25 नवंबर 2023 को जो नो नॉनवेज डे घोषित किया गया इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दरअसल 25 नवंबर को ही महान शिक्षाविद और जीवों के प्रति विशेष दया भाव रखने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी साधु टी.एल. वासवानी की जयंती है। तो इसी को चिन्हित करते हुए इन्हीं के सम्मान में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा किया कि 25 नवंबर को प्रदेश भर में सभी मांस की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रहेंगे, यानी कि इस दिन को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया। अगला 7वां प्रश्न है कि तेलंगाना के किस जिले में हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा खबरों में है, जब ये घोषणा हुई थी, जब ये कार्य प्रारंभ हुआ था तब भी हमने आपको जानकारी दिया है, लेकिन अब इसका उद्घाटन हो चुका है। एक्चुअली में ये जो संबंधित है तेलंगाना से संबंधित है, लेकिन तेलंगाना में एक जिला है सिद्दीपेट, जहां पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल बोरूपल्ली एक स्थान है सिद्दीपेट जिले में तेलंगाना राज्य में, यहीं पर एक 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया जिसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर माना जा रहा है। तो इस लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इस मंदिर का उद्घाटन 24 नवंबर 2023 को किया गया। ये चीजें भी, ये डेट जो है खास करके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को जो शिक्षक भर्ती एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर पिछले 12 महीने में जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ पर एक प्रकार से बेहतरीन तरीके से अपना आकलन कर सकते हैं। इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह और सभी प्रश्नों का वहां पर आपको विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो चीजें वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी कर पाएंगे। एक तो आपका आकलन भी होगा और जो चीजें आपका छूट चुका है वो वहां से रिकवर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य में अवस्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार, यहाँ पे ले नहीं बल्कि के होगा, नवीनतम घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। दरअसल ये पीपीपी मॉडल यानी कि ट्रिपल पी मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स इसमें लगाए जाएंगे, जिसके जरिए 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि पीपीपी मॉडल आखिर होता क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना से एक्सप्रेसवे से जुड़े 1 लाख घरों को रोजाना बिजली मिल सकेगी। तो ये रही इससे संबंधित बातें। लेकिन अगर हम बात करें पीपीपी मॉडल की, तो इसे आप समझिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी भी परियोजना के लिए सरकार या फिर उसकी किसी वैधानिक संस्था या फिर निजी क्षेत्र के बीच हुई लंबी अवधि का समझौता, यानी कि समझौते के परिणाम स्वरूप उस परियोजना या फिर उस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाए और उसे पूरा किया जाए, तो उसे ही कहा जाता है पीपीपी मॉडल या फिर पीपीपी परियोजना। तो आई होप कि आप इसे समझ सकते हैं। ऐसा परियोजना, ऐसा मॉडल जिसमें सरकारी और
निजी दोनों कंपनियां संलग्न होकर कार्य करती हो, लंबी अवधि तक वो कार्य हो, वो एक समझौते के तहत कार्य हो, उसे ही कहा जाता है पीपीपी मॉडल। आई होप कि आप ये समझ चुके हैं। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये सिक्का अभी हाल ही में जारी किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। पूछा गया कि किस तिथि को ये जयंती मनाई गई, तो राइट जो आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि 23 अगस्त 2023 को। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज का जिक्र यहाँ पर है कि हाल ही में 23 अगस्त 2023 को कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनके सम्मान में 525 रुपये का सिक्का जारी किया। ये आप ध्यान रखें। अब यहां से अगर डीप में जाके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे तो इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दरअसल इस सिक्का की हम बात करें तो इसमें 50% चांदी, 40% तांबा और इसके अतिरिक्त रिमेनिंग जो 10% बचा उसमें से 5% निकल और 5% जस्ता है, यानी कि इसी के मिश्रण से ये सिक्का बनकर तैयार हुआ है। और सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ दर्शाया गया है और इसके नीचे मूल्य 525 रुपये लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र है और इस सिक्के के ऊपर हिंदी तथा अंग्रेजी, नीचे अंग्रेजी में संत मीराबाई की 525वीं जयंती लिखा गया है। ये चीजें इस सिक्के से संबंधित है, हो सकता है यहां से भी प्रश्न बने। अच्छा, इस सिक्के की बात यहां पर हो रही है तो मीराबाई चित्र के दाएं और बाएं ओर 1498 और 2023 से लिखा गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला 10वां प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंट मल की मौजूदगी पाई है। देखिए टेंट मल जो एक यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया, एक्चुअली में ये एक प्रकार की धातु है, ये एक दुर्लभ धातु है और इसको लेकर जो इसकी मौजूदगी पाई गई, जो खोज हुई है, तो प्रश्न के आधार पर इसका राइट आंसर होगा आईआईटी रोपड़, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंट मल की मौजूदगी पाई है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी खोज की अगर हम बात करें, आईआईटी रोपड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने इसकी खोज की है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे टेंट मल की, जो एक प्रकार की दुर्लभ धातु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं इसका जो परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर है ये है 73। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। दरअसल एटॉमिक नंबर की बात करें तो एलिमेंट के एक एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को ही ये कहा जाता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए प्रत्येक वर्ष जो दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से वैश्विक मान्यता मिली है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा केरल, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। चलिए अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको ऑफर के बारे में दिया था, आप लोग उसका लाभ उठा के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको भरपूर फायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।